ओके अनुराग सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सुनने के लिए सभी बहुत ही बेताब हैं सर। ओके रॉकिंग रेंटर सर। रॉकिंग। हेलो दोस्तों, रॉकिंग रिनेटर्स, मैं अनुराग प्रजापति सीधी मध्य प्रदेश से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे इस नेशनल लेवल के मीटिंग मंच में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और साथ ही साथ रॉकिंग होंगे। दोस्तों रॉकिंग। दोस्तों, आप सभी से मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप सभी लोग इस मीटिंग की लिंक को इतना ज्यादा शेयर करिए, उस व्यक्ति तक पहुंचाइए। दोस्तों, इतना शेयर करिए कि ये मीटिंग की लिंक उस व्यक्ति तक जाकर पहुंचे जिस व्यक्ति ने यह माना है कि वह गरीब है। वह गरीब है तो क्या अमीर नहीं बन सकता है? वह गरीब है तो क्या बड़े पैमाने के सपने नहीं दे सकता है? अमीरों जैसे क्या सपने वो नहीं दे सकता है? उस व्यक्ति तक इस जो मीटिंग को आप लेकर के जाइए, इस मीटिंग की लिंक को आप लेकर के जाइए। दोस्तों, बता दूं, इस मीटिंग की लिंक को आप जब उस व्यक्ति तक लेके जाएंगे तो वह व्यक्ति जब आज इस मंच में आएगा और हमारे बीच जो आशीष राठौर सर हैं, हमारे बीच जो आशीष राठौर सर उनका स्पीच सुनेगा, उनका प्रोग्राम अटेंड करता है, तो दोस्तों आज का यह प्रोग्राम उसके लिए लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होने वाला है। दोस्तों, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सभी लोग इस जूम मीटिंग की लिंक को इतना ज्यादा शेयर करिए, इतना ज्यादा शेयर करिए कि उस व्यक्ति तक जाए जो अस्वस्थ है, जिसके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है। दोस्तों, उस व्यक्ति तक आप इस जूम मीटिंग को लेकर जाइए। दोस्तों, आप इस मीटिंग को जब उन व्यक्तियों के पास जाएंगे, उसके पास जरूरत ही पैदा होगी। जरूरत, जिसे काम की तलाश है उसे काम मिल रहा है, जिसे मेडिसिन की तलाश है, ट्रीटमेंट की तलाश है, उसे आज हमारे इस नेशनल लेवल के मीटिंग सेशन में उसे आज ट्रीटमेंट मिल रहा है। दोस्तों, मैं आप सभी से यही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं, आज हमारे बीच आज एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी आ रही है, ऐसे ग्रेट लीडर आ रहे हैं, ऐसे डायनेमिक लीडर आ रहे हैं जिनके काम में तो दम है ही, साथ में उन्होंने हमारे देश के लिए भी काम किया। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, हमारे बीच आ रहे हैं आज आशीष राठौर सर, जो कि एयरफोर्स में कार्यरत थे और प्रेजेंट टाइम में वो रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर है। दोस्तों, मैं आशीष राठौर सर का बहुत दिल से नमस्कार करता हूं और जय हिंद कहता हूं। सर, आपने हमारे भारत देश की सेवा के लिए अपना समय दिया, बलिदान दिया, योगदान दिया। और आज दोस्तों बता दूं, आशीष कुमार राठौर सर आज हमारे बीच आ रहे हैं। वो एक ऐसे लीडर हैं, ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि घर में बैठ कर ही आज कई लोगों की जॉइनिंग लगाए हैं, कई साथियों की जॉइनिंग लगाए हैं। और आज रिनेटस वेलनेस कंपनी के एक ऐसे डायनेमिक लीडर हैं जिन्हें कंपनी यह मानती है एक कंपनी के लिए किसी स्थान से कम नहीं है। दोस्तों, हम सब प्राउड फील करते हैं कि एक एयरफोर्स का ऑफिसर। दोस्तों, आजकल सभी यही सोचते हैं कि पेंशन पे जी लेंगे, क्या मतलब छोटे मोटे बिजनेस करके, लेकिन हम सबको पता है कि यदि कोई किसी के अंदर जुनून है, जज्बा है, तो वह बहुत आगे तक जा सकता है। इसी तरह हमारे आशीष सर हैं, उन्होंने एयरफोर्स में जॉब करते करते, उसी के साथ काम करते करते उन्होंने रेनेटस को ज्वाइन किया। मात्र 1 साल हो रहे हैं सर को रेनेटस ज्वाइन करते हुए, मात्र 1 साल। सर ने घर से बाहर कदम नहीं रखा। दोस्तों, आप सभी को पता है 1 साल हमारे भारत देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और सर दिल्ली के रहने वाले हैं, जहां कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसे शहर सर बिलोंग कर रहे हैं जहां घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है। सर ने घर पे बैठे ही फोन के जरिए, अपने रिलेटिव के जरिए, अपने सभी साथियों को इस रेनेटस वेलनेस में लाया है। और आज सर सीनियर एजुकेटिव है, इसका मतलब कि 50,000 रुपए हफ्ते की इनकम और अधिक से अधिक 1,35,000 रुपए हफ्ते की इनकम। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज जो हमारे बीच नए साथी हैं उनको बता देना चाहूंगा, हफ्ते की इनकम बता रहा हूं दोस्तों, हफ्ते की, महीने की इनकम नहीं। महीने का 50,000 तो बहुत लोग अर्न करते हैं, लेकिन हफ्ते का 50,000, कम से कम 50,000 इनकम अर्न करने वाले हमारे आशीष कुमार राठौर सर हैं, जो कि घर से बाहर पैर नहीं रखते, घर के अंदर ही अंदर रह करके ये ज्वाइनिंग लगाते। दोस्तों, बहुत ही काबिल तारीफ वाली बात है।
दोस्तों बता देना चाहूंगा, आप लगातार फटाफट कंटिन्यू करिए, आप अपने सभी साथियों को इस मीटिंग में बुलाइए। दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा, कि किसी भी व्यक्ति को आप कमजोर मत समझिए, किसी भी व्यक्ति को आप कमजोर मत समझिए। दोस्तों आप इस मीटिंग को हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, हर व्यक्ति तक पहुंचाइए। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को आप कमजोर मत समझिए। दोस्तों 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम में आता है। दोस्तों बिल्कुल सही सुना, 5 करोड़ का पेन भी, 5 रुपए का पेन 5 करोड़ के चेक को लिखने में काम आता है। दोस्तों तो मैं आपको एक और जरूरी सूचना दे दूं, कल संडे है और संडे के दिन 13 जून को हमारे बीच आ रहे हैं रामहरि यदुवंशी सर, अपने ही यूट्यूब के लाइव चैनल पे, जिसमें आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम को इतना प्रमोट करना है कि जो व्यक्ति अपने जीवन से हार चुका है, वह यह मान चुका है कि अब मैं गरीब पैदा हुआ हूं तो गरीबी में ही अपना जीवन काटूंगा, उस व्यक्ति तक इसको पहुंचाना है, हर व्यक्ति तक पहुंचाना। दोस्तों हमारे अंदर यह जुनून है, जज्बा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, शाम तक रिचार्ज हो जाता है, आपके पैसे नहीं है, तब भी आप अरेंज करते हैं, आप पैसे को अरेंज करते हैं कहीं ना कहीं से। आप किसी व्यक्ति से 20 रुपए लेंगे, किसी 10 रुपए लेंगे, लेकिन आज शाम तक रिचार्ज आपका हो जाना कंफर्म है। दोस्तों उसी तरह आपको इतना जुनून अपने अंदर रखना है कि कल जो हमारे बीच 11 बजे तक प्रोग्राम होने जा रहा है, इसी यूट्यूब चैनल पर रामहरि यदुवंशी सर को आज ही रात से आप इसको शेयर करिए, इतना प्रमोट करिए कि हर व्यक्ति तक ये जाकर पहुंचे और हर व्यक्ति रामहरि यदुवंशी सर की आवाज को सुन सके और रेनेटस वेलनेस को ज्वाइन कर सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। समय होने वाला है, मात्र 30 सेकंड आपके बचे हैं, लास्ट 30 मिनट यू हैव। आप ट्राई करिए दोस्तों, ट्राई करिए, लगातार करिए। दोस्तों आप इस जूम मीटिंग को उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं जिस व्यक्ति को इस जूम मीटिंग की जरूरत है। दोस्तों हमारे बीच ऐसे पर्सनालिटी आ जाए हैं, ऐसे ग्रेट लीडर आए हैं जिन्होंने एयरफोर्स के बाद आज अपनी लाइफ चेंज करी। दोस्तों आज का प्रोग्राम लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। दोस्तों लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। दोस्तों आपके पास मात्र 10 सेकंड बचे हुए हैं, प्रोग्राम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और हमारे बीच ग्रेट लीडर, डायनामिक लीडर मौजूद है। टाइम हो चुका है। दोस्तों रॉकिंग के साथ मैं आशीष कुमार राठौर सर को इनवाइट करूंगा। सर जय हिंद सर, वेलकम है आपका हमारे इस नेशनल लेवल के जूम मंच में। सर आशीष सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर आपका माइक अनम्यूट है। जी सर कंटिन्यू करिए। तभी आपका आया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने मुझे कॉल किया और मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं हमारे गुरुजी जो हैं रामहरि यदुवंशी जी, उनको धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मीटिंग को दूं या मैं यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन लूं। उसके बाद मैं धन्यवाद समझूंगा हमारे अमित प्रजापति सर का, जिन्होंने शायद प्रपोज किया होगा, क्योंकि रामहरि यदुवंशी सर मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूं। वैसे हम दोनों जानते हैं एक दूसरे को, मैं इसकी चर्चा बीच में करूंगा, लेकिन शायद मेरा नाम हमारे जो बिल्कुल इमीडिएट गुरु हैं हमारे प्रजापति सर, अमित सर, उन्होंने दिया होगा, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी बात यहाँ पे रख सकूं या मैं इस योग्य हूं कि मैं मीटिंग को ले सकूं। तो सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्या मेरा पिक्चर सही आ रहा है? क्या सर मुझे ठीक से? जी सर। अच्छा, पिक्चर सही आ रहा है मेरा? जी सर बिल्कुल सही आ रहा है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, कोई समस्या होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सर। ठीक है सर, ठीक है। तो सर मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरा परिचय होना जरूरी है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जान लें कि वो किसको सुन रहे हैं। अगर मुझे ठीक से पहचानेंगे, जानेंगे, तो शायद सुनने में बहुत अधिक मजा आएगा। मैं यूपी फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ, बिल्कुल गांव देहात का आदमी। इस समय मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ और आर्मी के अंदर मैंने 18 साल नौकरी की। उसके बाद मैंने रिजाइन दिया
रिजाइन देने के बाद में आज की तारीख में मैं एयरफोर्स में एज ए सिविल डिफेंस काम करता हूँ और दिल्ली के अंदर मेरी पोस्टिंग है। उसके साथ साथ मैं MLM को भी करता हूँ। MLM के बारे में बता दूं सर कि ये मेरा शौक है करने का, मेरा पैशन है। क्योंकि जो पहली बार मुझे किसी ने MLM के बारे में बताया था तो मुझे ये लगा था कि MLM को करके, डायरेक्ट सेलिंग को करके, मल्टी लेवल मार्केटिंग को करके मैं अपनी दुनिया बदल सकता हूँ, मैं अपना भविष्य बदल सकता हूँ। जो हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं वो हम साकार कर सकते हैं। ऐसा मुझे शुरू में डायरेक्ट सेलिंग का जब मुझे किसी ने पहली बार प्लान बताया तब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को बदल सकता हूं। लेकिन सेना के अंदर रहते हुए आपको पता है कि बहुत ज्यादा बंदिशें होती हैं, फिर भी मैंने किया क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ रहते हुए भी मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। जैसे हमारे सीनियर्स लोगों ने बताया था कि आप इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं, वाइफ के नाम से कर सकते हैं। तो उस तरीके से मैंने इसकी शुरुआत की और मैं उसी दिन समझ गया था कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी व्यवस्था है और मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी व्यवस्था है कि जहां से भविष्य अपना बदला जा सकता है। क्योंकि हमने गांव की लाइफ जी है और हमें मालूम है कि एक्चुअल अच्छी जिंदगी क्या होती है और पुअर जिंदगी क्या होती है। हमने इसको कंपेयर किया, बहुत नजदीक से देखा है। जब मैं बाहर आया फौज से आने के बाद में, क्योंकि फौज में रहते हैं तो 2 महीने की छुट्टी मिलती है, गाँव में चले जाते हैं, इससे उससे मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, घर में रहते हैं, कुछ घर के काम करते हैं, छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, बाहर की दुनिया का हमें बिल्कुल पता नहीं होता है। लेकिन जब मैं दिल्ली के अंदर पोस्टिंग आया और मुझे लगा, जब मैंने बाहर दिल्ली देखी तो मुझे लगा कि एक और दुनिया है जो फौज से बिल्कुल भिन्न है। तो इस दुनिया को कैसे पाया जाए फौज में रहते हुए, ये सब नहीं मिल सकता। तब मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया 18 साल के अंदर। मैंने कहा नहीं, किसी भी तरीके से फौज को क्विट करना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया में यदि आपने जीतना है, अपने आप को स्टेब्लिश करना है, तो आप फौज में रह करके अपने आप को नहीं कर सकते। और तब मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा, मैंने और फौज को क्विट किया। जब मुझे पहली बार किसी ने MLM के बारे में बताया बहुत अच्छा लगा और उसके बाद आए गए समय निकलता गया, कुछ किसी कंपनी में काम किया, सफलता नहीं मिली। सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि फौज में रहते थे, ट्रेनिंग सेमिनार्स कभी की नहीं है, ट्रेनिंग्स कभी की नहीं, लोगों से मिले नहीं, मीटिंग्स कैसे होती है सब जाना नहीं, तो उसमें सफल नहीं हो पाए। उसके बाद जब फिर और हम दिल्ली में आए तब फिर लोगों ने बताया, फिर आते जाते रहे MLM में। कभी ठीक से कोई प्रोडक्ट नहीं मिला तो कभी कंपनी नहीं मिली, तो कभी ठीक से अप्लाई नहीं मिले या कहीं सपोर्ट नहीं मिला। तो ऐसा लग रहा था, एक बार तो ऐसा मेरे मन में भी आया, परिवार में भी ये चीजें आई कि यार 8-10 साल आपको डायरेक्ट सेलिंग करते हुए हो गया है और अब हमें लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। आप ऐसा करिए, नौकरी करिए, ध्यान से दिए, क्योंकि आप सुबह जाते हो बैग लेकर के और शाम को आते हो। नौकरी करते हुए भी 5 बजे के बाद गए, अब जब भी हमें समय मिला, संडे को पूरा दिन बाहर रहे, सैटरडे को पूरा दिन बाहर रहे, छुट्टी हुई पूरा दिन बाहर रहे, लेकिन आउटपुट हमेशा नील रहा। तो मैं भी कहीं ना कहीं हताश हुआ था, लेकिन एक उम्मीद मुझे हमेशा बनी रही कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके पीछे कारण है कि जब पहली बार मुझे किसी व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया था तो मुझे कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति की जिंदगी होती क्या है। मैं मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको जब हम अपनी जिंदगी में रिपीट कर लें तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब मुझे उसने बताया कि बच्चे, उसमें मेरी उम्र भी 30 साल के आसपास थी, कि 30 से 32 साल की उम्र में या 20 से 25 साल की उम्र में कोई बच्चा घर से बाहर निकलता है कमाने की उम्मीद से। माँ बाप को भी एक उम्मीद होती है कि चलो बेटा बड़ा हो गया है और कुछ कमाएगा, और वो 25 साल की उम्र में जब घर छोड़ता है और 20 से 25 हजार रुपए की नौकरी दिल्ली जैसे किसी शहर में आकर करने लगता है। ये साधारणतः 80% लोगों के घरों में ऐसा होता है। सब लोग मोस्टली ऐसा फील करते हैं कि जब उनके बच्चे बड़े होते हैं, हम जब बड़े होते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारी उम्र हो चुकी है, हमने कोई काम करना चाहिए और हमने अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। पढ़ लिखने के बाद में जैसा भी हम पढ़ते हैं, गाँव देहात के क्षेत्र के लोग आपको पता ही है, पढ़ लिखने के बाद जैसा भी हम मार्केट में आते हैं, शहरों में आते हैं और हम जब कोई जॉब करने लगते हैं तो 20 से 25 हजार रुपए की नौकरी मोस्टली लोगों को मिलती है। और उस समय हम अकेले होते हैं और हमें लगता है कि ये जिंदगी इसी से हमारी बहुत अच्छी कट जाए, क्योंकि खर्चे होते नहीं है। माँ बाप को दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। माँ बाप भी समझते हैं कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और इससे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, और वो 20 से 25 हजार रुपए हमें बहुत अधिक लगते हैं। लेकिन समय बीतता जाता है, हम बड़े और बड़े हो जाते हैं, हमारी फिर शादी हो जाती है, 1 से 2 हो जाते हैं और 2 से हम 4 हो जाते हैं और हमारी भी उम्र भी उसमें 40 साल हो जाती है। ये 25 से 40 साल के बीच में हमारे सामने बहुत सी अपॉर्चुनिटी आती हैं, लेकिन हम उसमें
यंग खून में होते हैं और हमने बहुत कुछ देखा नहीं होता है और अच्छी लोगों की संगत में नहीं हम जब होते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया ऐसी है और ऐसी ही चलती रहेगी। लेकिन जब 40 साल की उम्र में हो जाते हैं, हम 2 से 4, 4 से 6 हो जाते हैं, हमारी एक फैमिली बन जाती है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उस समय हमारी एक ऐसी हालत हो जाती है कि हम चाह करके भी अपने ट्रैक को चेंज नहीं कर सकते। इसमें बहुत ही बिरले लोग होते हैं जो डिसीजन लेते हैं कि एक काम को छोड़ करके यदि वो दूसरे काम को करता है तो उसमें बहुत ज्यादा विपत्तियां आती हैं। उसमें व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है जैसे कि आपने देखा होगा तांगे में लगे हुए घोड़े को या खच्चर को, जब उसके सामने दो इस प्रकार से लेफ्ट राइट में लगे होते हैं तो सिर्फ उसे आगे का रास्ता दिखाते हैं। सुबह 8 बजे घर से निकलता है और शाम को 9 बजे लौट के आता है, एक वो उसकी लाइफ बन जाती है। ये एक ऐसी स्थिति होती है कि उसमें चाह करके भी आदमी अपना ट्रैक चेंज नहीं कर पाता। घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, थोड़ा सा भी वो अगर ट्रैक चेंज करने की बात सोचता है, उसे बहुत मौके मिले होते हैं, हालांकि बहुत से लोगों ने उसे बताया होता है, लेकिन वो चाह करके भी चेंज नहीं कर पाता। 40 साल की उम्र के बाद में जैसे ही वो बड़ा होता है, उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं, अब जवाबदारियां और अधिक बढ़ जाती हैं। बिटिया का ब्याह करना है, बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलानी है, बच्चे को नौकरी की व्यवस्था करनी है, नहीं तो बिजनेस के लिए पैसा जोड़ना है, मकान बनाना है, रिश्तेदारी देखनी, बहुत ज्यादा जिम्मेवारी हो जाती है और वो व्यक्ति घर चाह करके भी ट्रैक चेंज नहीं कर पाता। बिरले लोग ही होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं कि 9 से 5 की नौकरी करने के बावजूद भी कोई और दूसरा काम करते हैं। वो हमारे आपके जैसे लोग होते हैं, या जो लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं वो लोग होते हैं। लेकिन 80% या 90% लोग ऐसे हैं तो होते हैं जो ट्रैक को चेंज नहीं कर पाते हैं। एक उनके मन में ये भय होता है। जैसे धीरे धीरे करके उसकी उम्र 60 साल हो जाती है और एक दिन उसे फैक्ट्री या नौकरी से रिटायर कर दिया जाता है, एक शॉल दे दी जाती है, एक डंडा दे दिया जाता है, सारे घर वाले खुश होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर कहीं न कहीं चिंता होती है और वो सोचता है कि जिस परिवार को मैं आज तक खिला पिला रहा था, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कल से मेरी तनख्वाह बंद हो जाएगी, कल से मेरी पेंशन तो आजकल है ही नहीं, वो बंद हो जाएगी, तो मैं आगे का निर्वाह अपनी फैमिली के साथ में कैसे करूंगा। मैं आपको बता दूं, ऐसा होते होते जिस व्यक्ति की उम्र होती है घर में रहने की, जिस व्यक्ति की उम्र होती है अपने बाल बच्चों के साथ खेलने रहने की या उनको घुमाने फिराने की, उस स्थिति में वो व्यक्ति फिर एक नौकरी की तलाश में निकल जाता है। 60 साल के बाद में नौकरी करने के लिए कहीं नहीं मिलती है और कहीं न कहीं उसे चौकीदारी की व्यवस्था हो जाती है कि चलो आप यहाँ बैठे रहेंगे और आप चौकीदारी करते रहेंगे। ऐसे जब धीरे धीरे करके समय हो जाता है और एक दिन उसकी सारी संभावनाओं के साथ में, सारी सपनों के साथ में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के वक्त वो व्यक्ति अपने पीछे मुड़ करके सारे जीवन को देखता है। घर वाले परेशान होते हैं, वो व्यक्ति भी परेशान होता है कि मुझे सारी उम्र 60 से 70 साल में जिंदा रहा, मुझे बहुत प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन मैं ये सोच करके उन्हें इग्नोर करता रहा कि चलो जीवन में जो होगा उसे देखा जाएगा, या मैं हिम्मत नहीं कर पाया कुछ एक्स्ट्रा काम करने की। तो ऐसी स्थिति उनके साथ ही नहीं आई, या वो जो कहानी में थी उसके साथ ही नहीं आई। ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में 60 से 70% लोगों के साथ में आज भी है, जिनको कई प्रकार की अपॉर्चुनिटी बताई जाती है और वो लोग नहीं करते। तो उन सबके पास में ये मौका है, या ये हम किसी औरों को ये बात बता करके, जहां भी हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं या किसी के पास हम प्लान के लिए जाते हैं, तो उनको हम ये बात बता सकते हैं कि आने वाले समय में या हमारी लाइफ की जो स्थिति होती है, साधारण लोगों की लाइफ की स्थिति वो ऐसी होती है कि हम इस स्थिति से गुजरते हैं। हालांकि अंत समय तक हमको ये बात चिंतित करती है कि जब हमें समय था और जब हमारे पास में एनर्जी थी तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई, हमने काम कर नहीं पाया। वो सारा का सारा पछतावा उसे मरते वक्त होता है, लेकिन उस समय वो कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन हम जीवित हैं और मैं समझता हूँ कि ये बात उसको किसी ने बताई भी नहीं होगी, लेकिन हम ये बात को समझ सकते हैं, हम किसी को समझा सकते हैं कि जिंदगी इतनी साधारण नहीं है जितना हम समझते हैं, ऐसे नहीं कटेगी। एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। यदि आप कोई भी जॉब कर रहे होते हैं, कोई भी नौकरी कर रहे होते हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं, यदि आप इन सब सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं जो अपनी खुली आंखों से देखते हैं, तो आपके लिए एक ऐसी व्यवस्था है डायरेक्ट सेलिंग या MLM है, जहां पर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत काम करके, थोड़ा बहुत समय लगा करके यदि इस प्रकार की बातें हम लोगों को बताते हैं तो हमारा बिजनेस ग्रोथ होता है, लोगों की जिंदगी ग्रोथ होती है, तो हमारा समाज ग्रोथ होता है, हमारा राज्य ग्रोथ होता है और हमारा देश ग्रोथ होता है। तो ऐसा बता करके भी हम लोगों को कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब हम बिजनेस करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होते हैं और बहुत से लोग कर रहे होते हैं, तो ऐसी क्या स्थिति आती है कि सारे लोग इसमें सक्सेस नहीं हो पाते? ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि अगर आज भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अब सक्सेस रेशियो देखते हैं तो 2%, 3%, 4%, ये मैंने आपको ज्यादा बता दिया है, इससे भी मिनिमम में रहता है। उसके पीछे कारण होता है कि हम लोग जोड़ने और छोड़ने की स्थिति में हमेशा ज्यादातर काम करते हैं। मैंने जहां तक आज तक अनुभव देखा है, लीडर वही हमेशा सक्सेस होता है जो जोड़ने में और साथ लेकर के चलने में
विश्वास रखता है। लेकिन ज्यादातर नेटवर्कर्स होते हैं, MLM डायरेक्ट सेलर्स होते हैं, वो जोड़ने में और छोड़ने में ध्यान रखते हैं। मैं अपने रेनेटर्स की बात कर दूं कि हर एक व्यक्ति ऐसा होगा, हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर ऐसा होगा। यहाँ पर व्यवस्था ऐसी है 2 lakhs की कि हर एक व्यक्ति के साइड में, हर एक व्यक्ति के डाउन में अगर 500 की टीम है, 1000 की टीम है, 2000 की टीम है, 5000 की टीम है, तो उसमें यदि हम गौर करके देखें तो आप ये पाएंगे कि 40 से 50%, इवन 60% आइडिया आपकी ऐसी हैं जिन पे काम नहीं हो रखा है, जो आईडी ग्रीन नहीं हो रखी है। तो हम क्या करते हैं कि हमने किसी व्यक्ति को एक बार ज्वाइन करा दिया, उसके बाद हम आगे निकल जाते हैं, उसको वहीं छोड़ देते हैं, जोड़ दिया और छोड़ दिया। तो आज हमारे और कितने लोगों को आप जोड़ पाएंगे? एक व्यक्ति की कितनी कैपेसिटी होती है? आप अपने डियर नियर्स को जोड़ते हैं, आप अपने जान पहचान के लोगों को जोड़ते हैं, फिर उनके जान पहचान के लोगों को जोड़ते हैं। एक समय ऐसा होता है कि आपके पास अननोन लोग आने लगते हैं और आपकी ज्वाइनिंग्स व्यक्तिगत तौर पे कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि आप आगे तो काम करिए, लेकिन पीछे जिन लोगों को आप छोड़ करके आए हैं, यदि उनको आप साथ लेकर के चलेंगे या उनके ऊपर आप और फोकस करेंगे, क्योंकि नए व्यक्ति को यदि आप समझाते हैं तो आपको 100% समझाना पड़ेगा। यदि आपने किसी व्यक्ति को अपनी टीम में पहले से बिजनेस को समझाया हुआ है और उसने काम नहीं किया है, उसने अपनी आईडी ग्रीन नहीं की है, तो 50%, 60% उस व्यक्ति को आप समझा चुके हैं। 30 से 40% इस व्यक्ति को आप समझाते हैं तो वो आपके साथ काम करने को तैयार हो जाता है, अपनी आईडी ग्रीन करने को तैयार हो जाता है और आपका बिजनेस बढ़ जाता है। तो जो हम ऐसी स्थिति में काम ना करें कि हम आगे चलते जाए और पीछे छोड़ते जाएं, आगे चलते जाएं, पीछे छोड़ते जाएं, तो ऐसी स्थिति में हम एक दिन मुड़ करके देखते हैं कि हमारे पीछे कोई नहीं खड़ा होता है। और जो लोग टीम को साथ कर लेकर के चलते हैं, चाहे उनकी 200, 400, 500 की टीम होती है, 1000, 2000 की टीम होती है, आपने देखा वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं, अच्छी खासी उनकी रेपुटेशन होती है। लेकिन ज्यादातर हमने ये देखा गया है कि छोड़ने और जोड़ने वाली जो स्थिति होती है, उसमें हम लोग हमेशा आगे चलते रहते हैं, पीछे लोग छूटते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं। और ये बताया गया है कि 100 लोगों में आपके 10 लोग या 5 लोग काम कर रहे होंगे। डायरेक्ट सेलिंग में ये बताया जाता है। मैं आपको बता दूं, यदि जो लोगों को जोड़ने और उनको साथ लेकर के यदि हम आप चल पाएंगे, तो उसमें 100 में से 5 या 10% लोग काम नहीं कर रहे होंगे, 100 में से आपके 60 से 70% लोग काम कर रहे होंगे और बहुत तेजी से ग्रोथ होगा। तो विशेष हमको दूसरी चीज, हम एक चीज और देखते हैं कि हम जब किसी के पास बात करने के लिए जाते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग, और ये हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आपने पेयरिंग बनानी है, आपने जोड़े बनाने हैं, आपने 2 लोगों को जोड़ना है। जैसे हम उसके सामने एक गोला बनाते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट बना देते हैं, वो बंदी वो शख्स समझ जाता है कि यहाँ पर जोड़ने वाला काम है, ये गोला बनाने वाला काम है या लोगों को जोड़ने का काम है। यदि हम जोड़ने की जगह किसी व्यक्ति को पेयरिंग की बात करते हैं, मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, कि आप जब अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं 2 लोगों के साथ में, तब आप 3 हो जाते हैं, और वो 2 लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब आप 6 लोग हो जाते हैं, 7 लोग हो जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे कर जब आपका मल्टीप्लीकेशन होने लगेगा तो आपकी एक टीम बन जाएगी। तब उसको जोड़ना समझ नहीं आता, मल्टीप्लीकेशन उसके लिए एक नया शब्द होता है, क्योंकि जोड़ना जैसे ही आपने शब्द बोला, ये क्योंकि हिंदुस्तान की 100% जनता डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर रही है, लेकिन 101% जनता डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानती है कि जैसे आपने लेफ्ट राइट के 2 गोले बनाए, वो समझ जाएगी जोड़ने वाला काम। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करना पड़ेगा, हमें अपनी भाषा में बदलाव करना पड़ेगा कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल करें, कि हम बात तो वही बता रहे हैं उस व्यक्ति को, लेकिन हम नए तरीके से जब बताएंगे तो उसे यकीन रहेगा कि हाँ यार, जोड़ने वाला काम नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का काम है। क्योंकि जोड़ने वाला आदमी एक बार आपके साथ छूट भी सकता है, लेकिन जिसको आपने एक बार मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया तो वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा और वो व्यक्ति आपके मल्टीप्लिकेशन हिसाब से काम करने लगेगा। जोड़ने वाले काम में उसे लगता है किसी व्यक्ति को मैं जो जोड़ने जा रहा हूँ, वो बिजनेस नहीं वहां पर उसको बताता है, वो उसको जोड़ने वाला काम बताता है। तो हमें इसका, अब मल्टीप्लिकेशन की उसको कोई सी भी आप एक कहानी बताए, एक हाजमोला की आप बात ले लीजिए, एक हाजमोला गोली 1 रुपए की आती है, आप उसे बता दीजिए। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द भी देखिए कि आपको हाजमोला खाने वाले 100, 200, 500 में नहीं मिलेंगे। आप अपने घर में, अपने इर्द गिर्द किसी घर में देख लीजिए तो हाजमोला की गोली आपके घर में नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें कि हाजमोला का अरबों खरबों का रोजगार साल के अंदर होता है, टर्नओवर होता है। वो अमिताभ बच्चन को भी 4 से 5 करोड़ रुपए देती है, अब अपना आपके अजय देवगन को भी एडवर्टाइजमेंट करने के रुपए देती है। किसी को जब वो नहीं, जबकि हमारे इर्द गिर्द उसे कोई नहीं खा रहा होता, मात्र 1 रुपए की एक टेबलेट आती है, 40 रुपए की एक शीशी आती है, जिसके अंदर 120 गोलियां होती हैं जो हमारे रिटेलर्स को मिलती हैं। तो जब आप ऐसे किसी को बताएंगे कि उस व्यक्ति ने 1 रुपए की गोली बना करके उसका मल्टीप्लिकेशन कराया, उसको लोगों के बारे में बताया,
और आज वो अरबों खरबों का बिजनेस कर रहा है। इसी प्रकार से आप रेनेटस नोवा की खूबियों के बारे में बता करके, इसका मल्टीप्लिकेशन के बारे में लोगों को बता करके यदि आप काम करते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट ही तरीके से लोगों के साथ में आप काम करते हैं, उनको बिजनेस बताते हैं, जोड़ने तोड़ने काम नहीं बताइएगा उनको आप। उनको जो आप बिजनेस बताते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे लगता है कि मैं बिजनेस करता हूँ। हम उसे डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग नाम जब हम उसके सामने रख देते हैं तो वो उस व्यक्ति के दिमाग में एक बात आ जाती है कि जोड़ने वाला काम है, लोगों को जोड़ने वाला काम है। क्योंकि 80% जो लीडर्स होते हैं वो ज्यादातर जोड़ने काम बताते हैं। 2 गोले बनाए और जब 2 लोगों को आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 1000 का, एक व्यक्ति यहाँ जोड़ेंगे, एक व्यक्ति यहाँ जोड़ेंगे, तब आपका 1000 का चेक आ जाएगा या 5000 का चेक जो भी आपका आएगा। तो ये हम जोड़ने वाली बात ना कहें, मल्टीप्लिकेशन की बात कहें। किस व्यक्ति को हम यहाँ पर बिजनेस देते हैं आपकी तरह, जैसे मैंने आपको ये बिजनेस दिया है और इस व्यक्ति को यहाँ पर बिजनेस देते हैं तो और ये बिजनेस करता है, ये मल्टीप्लिकेशन आपके जैसा करता है, तो यहाँ पर हमारे चेक्स निकलना शुरू हो जाते हैं। यदि इस प्रकार की भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं और अगर हम किसी मल्टीप्लिकेशन की, जैसे हाजमोला गोली का एग्जांपल मैंने दिया, ऐसे किसी और किसी का हम एग्जांपल देते हैं, छोटी चीजों का एग्जांपल दें, बड़ी चीजों का आप एग्जांपल देंगे तो उसके समझ में नहीं आएगी, उसे लगेगा कि मेरे दिमाग से बाहर है, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। आप छोटी सी बात का मल्टीप्लिकेशन बताएं, छोटी किसी चीज का बताएं, सस्ती हो, जो उसके घरों में इस्तेमाल होती हो, तो उसे जल्दी समझ में आएगी और वो इस काम को करेगा और वो अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। और एक चीज मैंने और देखी है, मल्टीप्लिकेशन में एक काम और कर सकते हैं, हमने जो छोड़ने का और जोड़ने का काम किया है उसी में है। आपने देखा होगा कि 50% आईडी हमारी टीम में ग्रीन नहीं हो रही। आप कोई भी उठा करके देख लीजिए, हमारी कंपनी की बात नहीं करता हूँ, ऑल ओवर एमएलएम की बात करता हूँ। मोस्टली लोग ऐसे हैं जो जोड़ देते हैं और आगे करते हैं, ठीक है भाई आप ग्रीन कर लीजिएगा जब आपके पास पैसा हो, ऐसा नहीं है। उसे हम जरूरतें जब बताएंगे तो वो उसी समय ग्रीन करे। और मैं आपको एक बता देता हूँ, हमारी टीम से है, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, विखोत्सो साहब है नागालैंड से। उनकी लगभग 250-300 लोगों की टीम है। वैसे टीम तो उनकी ज्यादा की है, लेकिन उनकी अपनी टीम 250-300 लोगों के आसपास की है। और उनकी टीम के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी आईडी ग्रीन ना हो। जिसको उन्होंने ज्वाइन कराया तो उसको बिजनेस दिया और आईडी ग्रीन कराया, जो 6 बोतल या 10 बोतल से कराया। तो यदि वो व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं तो हम आप भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति की जेब से पैसा लगेगा वो व्यक्ति जरूर काम करेगा, और जो व्यक्ति सिर्फ आईडी लगा करके चला जाएगा और अपनी टीम खाली देखता रहेगा और एक साइड देखता रहेगा, वो हम उसको कितना भी कोशिश कर लें वो काम नहीं करेगा। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जब हम किसी भी व्यक्ति की आईडी लगाएं, किसी भी व्यक्ति की आईडी लगाएं, तो उसको बताइए कि ये आईडी, हम पहले ही एक्चुअली उसे बता देते हैं कि सर ये आप आईडी फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप आईडी लगा दीजिए, मैं तो काम कर रहा हूँ, आपके नीचे टीम खड़ी हो जाएगी, दूसरे साइड आप काम करने लगिएगा। और जब हमारे सामने हम 1000-2000 की टीम खड़ी कर देते हैं और हमारे अपने लोग खत्म हो जाते हैं, जान पहचान के लोग खत्म हो जाते हैं, और फिर हम पीछे मुड़ करके देखते हैं 2000 में 20 लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, बाकी सब आउट हो जाते हैं। उसके पीछे यही कारण होता है कि हम सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सही चीजें हम किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करते, सही चीजें हम लोगों के सामने नहीं रखते हैं। तो उसे हम जब भी किसी बिजनेस को बताएं तो उसे बताएं कि श्रीमान इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, नहीं बोलना है लगाना पैसा जुए में लगाना पड़ता है। हम बोलते हैं कि सर आपको 2000 रुपया लगाना पड़ेगा, 2700 रुपये लगाना पड़ेगा, 6000, 7000, 900 रुपये लगाना पड़ेगा, 13100 रुपये लगाना पड़ेगा, 52,200 रुपये लगाना पड़ेगा। वो समझ जाएगा कि यहाँ पे जुआ खेला, काम चला तो चला, नहीं चला तो मेरे पैसे बेकार हो जाएंगे। उसको आपने लगाना नहीं बोलना है, उसको आपने बोलना है कि इसमें पैसा लगाना नहीं है, इन्वेस्ट करना है, ये आपका बिजनेस है। दूसरे तरीके से हम अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। आप पहले पीछे मुड़ करके देखते हैं, जितने भी लोग हैं हम उनको प्रोसेस करेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे, तो जिनको 60% बिजनेस हमने बता रखा है, 40% बिजनेस उसको हम आसानी से करा सकते हैं। और देखेंगे धीरे धीरे आपकी सारी टीम, आपकी आईडी जितनी भी होगी सबकी सब ग्रीन हो जाएंगी, और उसमें से ज्यादा से ज्यादा लोग काम करने लगेंगे, क्योंकि उनकी आईडी में इन्वेस्टमेंट हो चुका है। उन्होंने आपका प्रोडक्ट लिया है और उसका खुद इस्तेमाल नहीं किया था, पड़ोसी को इस्तेमाल कराया, तो उसने उनको जरूर बताया होगा कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है, जैसे हम सब जानते हैं। तो वो कहीं न कहीं वो व्यक्ति आपके साथ में काम करने लगता है और उसे समझ में आता है कि अगर मैं बिजनेस नहीं भी कर पाऊंगा और प्रोडक्ट भी किसी को बताता रहूंगा तो वो ये काम हमारा आसानी से हो सकता है। तो आप देखेंगे कि आपकी आईडी ग्रीन ज्यादा से ज्यादा होने लगी, चाहे वो 2 से हो या 6 से हो। अब आप एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब आप अपनी टीम में पीछे देखिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 50% लोग अपनी टीम को कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं कि मेरी टीम में कितने लोगों ने 2 बोतल से ग्रीन की है और कितने लोगों ने 6 से करी है और कितने लोगों ने 40 बोतल से की। यदि आप उसको, जिसने 2 बोतल से करी है उसको आप 6 बोतल के बारे में बताएंगे और थोड़ा सा उसको समझाएंगे कि आपने 2 बोतल तो जो ली थी,
खाई हैं, अगर वो सही आदमी है तो खा के अनुभव लेगा, उसके बाद में वो लोगों को बताएगा। और वो आदमी चाहता है कि नहीं, जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको मैं अपने पैसे को निकाल लेता हूं कहीं से, तो वो किसी ने उसने रिटेल कर दिए हैं, तो जो पैसा उसके पास है कुछ उसे मिलाकर के हम उसे 6 बोतल का उसे हम परचेजिंग करवा सकते हैं, उसका परसेंटेज हम बढ़वा सकते हैं। जो 6 बोतल से उनको हम 10 करवा सकते हैं, जो 10 वाले उनको हम 18 से करा सकते हैं, जो 18 वाले हैं उनको हम 40 से करा सकते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। लेकिन ये बात हमको उनके सामने रखनी पड़ेगी। हम आगे चलते रहते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, हम आगे चलते रहते हैं, हमारी आदत में है ये। पीछे हम देखते रहते हैं 2000 की टीम है, देखते रहते हैं 4000 की टीम हो गई है, लेकिन हम ये नहीं देखते कितने लोगों ने ग्रीन किया, और उसको हम कॉल भी नहीं करते हैं, बताते भी नहीं है। मैंने कई ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि उनको जब 6 महीने के बाद कॉल किया गया, उन्होंने बोला भाई साहब आपने ज्वाइन तो करा दिया था बिजनेस, लेकिन आपने मैं बताया नहीं, उसके बाद कॉल ही नहीं किया। जिस लीडर ने ज्वाइन करा था उसने बात ही नहीं किया आज तक। मैं तो आज और किसी कंपनी में चला गया, मैं तो सोचा आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब हम सारी टीम की आईडी को ग्रीन कराएंगे, सारे लोगों को अपने साथ में लेकर के चलेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ टीम आपकी चाहे 2000 लोगों की हो, लेकिन 1-2 लाख रुपए हफ्ता आप आराम से कमा सकते। जब हम सबकी आईडी 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10 करवाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम सब लोगों को 40 तक ले जाएंगे। और ये बात सही है, जब व्यक्ति की 40 तक आईडी हो जाती है, तब वो व्यक्ति आपके साथ काम करने ऑटोमेटिक तैयार होता है। मैं नहीं कह सकता हूं कि किसी व्यक्ति ने 40 बोतल से आईडी आपकी अपनी आईडी ग्रीन कर ली और वो काम करने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि 40 तक पहुंचते पहुंचते उसकी आदत में समार हो जाता है। और किसी भी व्यक्ति को हम 21 दिन काम, कोई भी काम कंटिन्यू 21 दिन करवा देते हैं, तो व्यक्ति की हैबिट्स में हो जाता है। तो कंटिन्यू जो हम रिनेंडर्स नोवा के बारे में उसको 40 बोतल होने तक या 21 दिन तक होने तक या उससे ज्यादा होने तक उससे हम कंटिन्यू बात करेंगे, इसके बारे में समझाएंगे, तो वो हैबिट में हो जाएगा और आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब दूसरी समस्या हमारे सामने एक आती है कि व्यक्ति के पास में पैसा नहीं होता। उसके पास होता है तब भी वो ये बात कहता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन उसको बोल दो ना गांव के अंदर 5 बीघा जमीन बिक रही है साहब, 1 लाख रुपए बीघा है, तो 5 लाख की व्यवस्था कर लेता है और बोलता है सर चुपचाप रख लेना, और अगर कोई 5 की जगह 6 दे रहा हो तो मुझे बता देना, मैं 7 की व्यवस्था कर लूंगा। पैसा उसके पास में होता है, नहीं होता है तो वो व्यवस्था कर लेता है, क्योंकि उसको हमने इंटरेस्ट जगा करके नहीं बताया होता है। तो यहाँ पर ये बात मुझे कहनी चाहिए। मैं ये बहुत दिनों से सोच रहा था कि ये बात आज तक किसी ने बताई नहीं है, हो सकता है किसी ने बताई हो तो मैंने सुनी नहीं हो, कि पैसे की समस्या को कैसे दूर। आपके पास पैसा है फिर भी मैं कहता हूं आप अपना पैसा मत लगाइए। यदि आप अपना पैसा लगाते हैं, कई लोगों के पास में ज्यादा पैसा होता है, अपना लगा देते हैं, बोलते हैं ठीक है आ जाएगा, ठीक है नहीं आएगा तब भी ठीक है, निकाल लेंगे पैसे को। मैं कहता हूं आपके पास पैसा है तब भी आप अपना पैसा मत लगाइए, आप मार्केट में जाइए और पैसे को उधार लेकर के आइए, लोन लेकर के आइए। आप बोलोगे यार ये अच्छा लीडर है, पहली बार की लोन लेने की व्यवस्था में बता रहा है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप बड़े से बड़ा ले लीजिए, छोटे से छोटा ले लीजिए, ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जिसपे 10-20 लाख, 10-20 करोड़, 1000-2000 करोड़ का लोन ना हो। उसका पैसा होता है। लोन के कई फायदे हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, व्यक्तिगत तौर से मुझे 10 से 12 साल हो गए। मुझे हालांकि मैं 2 जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस भी कर लेता हूँ, और भी सोर्सेज है मेरे पास अर्निंग के, मैं हमेशा फिर भी लोन लेकर के रहूंगा, क्योंकि लोन आपका इन्वेस्टमेंट है, आपकी सेविंग्स है। लोन एक ऐसी व्यवस्था है कि आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। आपने वो लोन पॉजिटिव आपको टेंशन देता है, नेगेटिव टेंशन नहीं देता है। यदि आपके पास में 40 बोतल के पैसे नहीं है, आप लोन उठा लीजिए, 52,100 रुपए उठा लीजिए। उसके 2 फायदे हैं। आप 2 बोतल ले लेते हैं, आपको 1350 की पड़ती है, 27 रुपए आपने लगा दी। उसके बाद आप 40 तक लेंगे तो आपको 1350 रुपए की लेनी पड़ेगी। सारा आप नुकसान कर लेते हैं। अगर आप 51,200 की ले लेते हैं, 10,000 रुपए का कम से कम आपको बचत हो जाता है, यदि आप उसको ठीक तरीके से सेल कर लेते हैं। आपका पैसा भी निकल आता है और आपके पास 10 से 12,000 रुपए की बचत भी हो जाती है। दूसरा, जब आप लोन ले लेते हैं तो आपको टेंशन रहती है कि अरे पैसा मेरा इंटरेस्ट पे है, मैंने किसी को देना है, तो आपको वो चैन से बैठने नहीं देगा जब तक कि आपकी सारी बोतल्स कंज्यूम नहीं हो जाती हैं, सारी बोतल्स आपकी रिटेल नहीं हो जाती हैं। क्योंकि यदि आप 13,500 की ले रहे हो, 15,000 की बेचोगे तो उसमें घर भर खा भी लेगा आपका। आप 40 बोतल यदि आप 1280 की लेते हो और आप 1550 की बेचते हो, 49 की बेचते हो, तो आपका अच्छा खासा उसमें बचत भी हो जाता है। रिटेलिंग में भी आपको पैसा आ जाता है, और जब आप बल्क परचेजिंग कर लेते हो, बल्क पैकेज ले लेते हो, तो उसमें भी आपको बचत हो जाती है। तो इसमें आपको डबल फायदा है। पूरा घर भी आपका खाएगा, आपका पैसा भी निकल जाएगा और आपको इनकम भी हो जाएगी। तो 40 बोतल से यदि हम शुरुआत करते हैं और हमारे पास पैसा नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा
कि आपको लोन लेकर के काम शुरू करना चाहिए। और लोन लेकर के मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोन लेकर के कोई भी काम शुरू करते हैं तो आप 100% उसमें सक्सेस होते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में रेनेटस बैलेंस एक ऐसी व्यवस्था है जहां का ऐसा प्रोडक्ट है कि यदि आप 40 बोतल लेकर के एक साथ में और 40 लोगों को बांट देते हैं 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के, और आपने लोन ले रखा है तो मैं कहता हूं आप 10 ही दिन में बांट देंगे। यदि आपने अपनी जेब से, पॉकेट से पैसा लगाया, घर से लगाया, तो हो सकता है आप महीना भर उसको वेट कर लें निकालने में, लेकिन ये आपने लोन दिया। और ये अच्छी बात है, 10 दिन में आपकी बोतल्स निकल जाती हैं। 10 दिन में निकलेंगी तो 20 दिन में रिजल्ट भी आएंगे, अगले महीने आप फिर 40 बोतल लेने के लिए खड़े होंगे। और यदि आप 40 बोतल लेकर के शुरुआत करते हैं तो मैं कहता हूं आपके व्यक्ति का हर एक टीम 40 की बोतल से लेकर स्टार्ट करेगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये व्यवस्था है, जैसा आप करते हैं वैसे ही आपकी टीम करती है, क्योंकि वैसे ही आप बातें करते हैं। जब आपने 2 बोतल से स्टार्ट किया होगा तो आपकी आवाज में खनक नहीं होगी, आप बताने में आपकी उतनी उत्साह नहीं होगा। जब आपने 40 बोतल से काम किया होगा तो आप 40 बोतल से लोगों को बताएंगे और उसी हिसाब से आपकी टीम करेगी। और ये लोन लेकर के ही आप आगे ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि इतना पैसा किसी के पास नहीं होता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो करोड़ों रुपए लगा करके, हजारों करोड़ रुपए लगा करके, मैंने देख रहा था रिलायंस का मैं, तो लगभग उनके पास में 2000 करोड़ के आसपास में उनके ऊपर लोन है। रिलायंस के पास में इतना पैसा है कि अपना सारा बिजनेस स्वयं कर सकता है और भी बिजनेस खड़े कर सकता है, लेकिन फिर भी वो सरकार से लोन लेता है। उसको पता है कि 2000 रुपए की मैं लोन लूंगा, 2000 करोड़ मैंने लोन लिया है तो 4000 करोड़ इसमें से कमा भी लूंगा और सरकार को दे दूंगा, अपने पास कोई पैसा नहीं। मैं दूसरे की बात नहीं करता हूं, मैं अपनी बात बता देता हूँ। बहुत छोटा सा अमाउंट, मैंने 3 लाख रुपए अभी जस्ट लोन लिया था जब मैंने अपने इसकी शुरुआत की थी, स्टॉक पॉइंट की शुरुआत की थी। 3 लाख के लोन में 3 साल के लिए 10,000 9,000 के आसपास की, 8,000 9,000 के बीच की कोई किस्त बनी है 3 साल के लिए। और मैं आपको बता दूं 25,000 के लगभग मैं आपके यहाँ से निकाल लेता हूं हमारे रेनेटस के स्टॉक पॉइंट से। तो मैं लोन लेकर के घाटे में रहा कि फायदे में रहा? लोन 10,000 भी निकल जाता, उसके बाद भी मेरे को 15,000 रुपए की इनकम हो जाती है। अगर मैं ये सोचता कि यार मेरे पास पैसा तो है नहीं और मैं स्टॉक पॉइंट नहीं खरीद सकता हूं, तो मैं आपको बता दूं ये 15,000 रुपए जो मेरी जेब में आते हैं महीने के अंदर, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ औसतन। वैसे तो मेरा एक महीना भी 15,000 का है, एक हफ्ता भी मेरा 15,000 का है इसी स्टॉक पॉइंट से, लेकिन मैं औसतन बता देता हूँ 20 से 25,000 रुपए मुझे महीने में आ जाते हैं। शुरुआती दौर में मुझे 3 ही महीने हुए हैं। यदि मैं पैसा लोन लेकर के नहीं लगाता, अब ये वेट करता रहता कि मेरे पास कभी 3 लाख या 2.5 लाख रुपए आएंगे तब मैं जाकर के स्टॉक पॉइंट लूंगा, तो शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं खोल सकता। या हो सकता है मैं रेनेटस कर रहा हूं तब मेरे पास पैसा आ जाता तो शायद मैं खोलता नहीं, क्यों, तो मैं इतना पैसा आ जाता मैं इसको खोल करके करता भी। तो लोन लेने की यदि आप पॉजिटिव तरीके से सोचते हो तो बहुत फायदे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिसकी भी आईडी 2 से पड़ी है, जिसकी भी आईडी 6 से पड़ी है, तो सबके सब आदमी 40 से अपनी आईडी करिए, चाहे उसके लिए व्यवस्था आपको मार्केट से पैसे करनी पड़े। और आप कर देखिएगा कि आपका उसी दिन से आपके काम करने का तरीका, आपका एनर्जी लेवल, आपके बात करने का तरीका, सब कुछ आपका बदल जाएगा। तो आप नहीं बदलेंगे, वो आपका जो पीछे में आप 51,200 रुपए का जो आपने लोन लिया है ना, वो आपको चेंज कर देगा, वो आपके अंदर आग लगा देगा। और जब तक आग नहीं लगेगी तब तक आप चांद पे नहीं पहुंचोगे, क्योंकि रॉकेट जब भी चांद पे पहुंचता है जब उसके आग लगी होती है। तो ऐसी आग आपकी जब भी लगेगी जब आपके ऊपर कुछ बर्डन होगा। तो पॉजिटिव टेंशन, ये बर्डन नहीं कहते, इसको पॉजिटिव बर्डन कहते हैं। और ये व्यक्ति को हमेशा लेकर के रखना चाहिए। यदि आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव बर्डन लेके रखना पड़ेगा, नहीं तो आप लेके देख लिए 40 बोतल और आपको कामयाब होने से कोई रोक ले। हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लग जाए, कोई जल्दी कामयाब हो जाएगा, कोई थोड़ा लेट कामयाब हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन आप 101% कामयाब होंगे यदि आप अपनी आईडी को 40 से ग्रोथ करते हैं। 2 बोतल की आईडी लेके बैठे हुए हैं श्रीमान, वो भी जी अब क्या करें, 2 बोतल सर रखी है, निकली नहीं है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे ही आपके अंदर एनर्जी लेवल होता है, वैसे ही आपके मुंह से बातें निकलती हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा, एक हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने का मैं वैसे तो जूम पे और हमने मीटिंग ली, उसमें बता चुका हूँ। ये तो आज मेरा पहला चांस है, शायद मुझे कुछ बाहर के लोग भी सुन रहे होंगे। एडवर्टाइजमेंट यदि आपका, हालांकि वैसे हमारे पास बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है रेनेटस के अंदर। ये पहली बार ऐसी स्ट्रेटेजी है कि हम पेशेंट का वीडियो बना करके टेस्टमनी लेकर के जब हम यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर डालते हैं तो हमारे अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। ये पहली बार मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी देखी और हमारी लोगों ने कॉपी भी करना शुरू किया है। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब क्या होता है कि व्हाट्सएप, ज्यादातर लोग व्हाट्सएप या फेसबुक पे डाल देते हैं। फेसबुक आपने उठाया डाल दिया, लेकिन आपने यदि अपना फेसबुक पर कोई भी टेस्टमनी डाली है, बिजनेस का कोई भी प्रोजेक्ट डाला है, तो उतने लोगों को वो दिखाई देता है जितने लोग ऑनलाइन होते हैं, बाकी को पास वो नहीं जाता है।
हाँ, अब जी आप अपनी आईडी पे लेकर, दूसरा तरीका है कि उतने लोगों को आप दिखा लें। दूसरा तरीका है कि आप 50 लोगों को टैग करते हैं। जब भी आप कोई भी रेनेटर्स का डालें तो 50 लोगों को टैग जरूर करें, तो जब 50 लोगों को आप टैग करेंगे तो जितने भी 50 लोगों के फ्रेंड होंगे सबके पास जाएगा। मान के चलिए एक आदमी के औसतन 3000 फ्रेंड्स हैं, तो अगर 50 लोगों के हैं तो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स जाएंगे और सबके पास पहुंचेगा तो आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, उसमें आपका फोन पड़ा है तो आपकी बात पहुंचेगी लोगों तक। उसके बाद एक और तरीका है, यदि आप सिंगल टैग करते हैं तो 50 लोगों करते हैं। अब दूसरा एक और तीसरा एक तरीका है फेसबक पर कि आप ग्रुप बने हुए हैं फेसबुकों के अंदर बहुत ज्यादा, आप ग्रुप में जाइए और ग्रुप में जाकर के अपने आप को उस ग्रुप में शामिल करिए, वहां पर अपने अपने उस ग्रुप में मिल जाइए और उसके बाद में ग्रुप के अंदर जाकर के आप अपनी चीज को डालें और उसमें ग्रुप में डाल के छोड़ ना दें, उसमें भी लोगों को टैग करें। वो पूछता है जब आप अपनी आईडी को, जब अपने प्रेजेंटेशन को डालते हैं, अपनी टेस्टिमनी को डालते हैं तो पूछता है कि आपने टैग करना है, तो आप टैग करें। यहाँ तो आप सिर्फ 50 लोगों को टैग कर सकते थे, ग्रुप के अंदर आप हजारों लोगों को टैग कर सकते हैं। अब आप मान के चलिए कि 1000 आदमी को आप टैग करते हैं और उस व्यक्ति के 5000 फ्रेंड्स हैं, तो 5000 को यदि आप 1000 से गुणा करते हैं तो मुझे लगता है करोड़ों में निकल जाएंगे लोग, उतने ज्यादा लोगों के पास आपकी बात पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा रेनेटर्स घर घर में होगा, हर एक के व्हाट्सएप पे होगा, हर एक के मोबाइल पे होगा और आप देखिएगा 4 से 6 महीने के अंदर बहुत सारे लोग आपके संपर्क में आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ और मेरी 1300 के आसपास की टीम है, जबकि मैं 9 से 5 की ड्यूटी भी करता हूँ और मैं दिल्ली छोड़ करके नहीं गया आज तक। और हिंदुस्तान के लगभग 20 स्टेट में मेरा बिजनेस है। मैंने सिर्फ इसी प्रकार से अपने आप को तैयार किया, इसी प्रकार से मैंने अपने अपने बिजनेस को फैलाया है, नहीं भी जाने के बावजूद भी, क्योंकि कोरोना भी ऐसा रहा, कभी जाने का मन भी किया तो कोरोना की वजह से नहीं जा पाए, कभी छुट्टी नहीं मिली तो इस वजह से हम दिल्ली छोड़ करके नहीं जा पाए। उसके बावजूद भी हमने अपना बिजनेस सेटअप किया है। ये उन लोगों के लिए है जो छोटे स्तर पर भी काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि आप अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, मैं हमेशा बताता हूँ कि सुबेरे जब कोई भी व्यक्ति अपना व्हाट्सएप खोले, सुबह जब कोई भी व्यक्ति हमारा फेसबुक खोले, सुबह जब कोई भी हम व्यक्ति हमारा इंस्टाग्राम खोले, तो उन सब के पास में रेनेटर्स का, बिजनेस का, प्लान का या प्रोडक्ट का, साबुन का, पेस्ट का, जेल का कुछ ना कुछ फोटो पहुंचेगा तो हंगामा मच जाएगा और आप देखिएगा कि लोग पूछ पूछ कर लाइन लगा करके आपके पास दौड़ दौड़ करके आपके पास ज्वाइनिंग शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी हम एडवर्टाइजमेंट में बात करते हैं, यदि हम इसका अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास में एटीट्यूड भी होना चाहिए, एटीट्यूड की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम जब लोगों से, मैंने देखा हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, एटीट्यूड में बहुत ज्यादा चीजों पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं बात करने के ऊपर जाऊंगा। एटीट्यूड में बहुत सारी चीजें आती हैं, सिर्फ मैं बात करने के ऊपर जाऊंगा। बात करने से मैं अपनी बारे में बता देता हूं कि मेरी जितनी भी टीम है, जितने लोग मुझे जानते हैं, आज तक मुझसे कोई भी व्यक्ति नाराज नहीं है, क्योंकि मेरी बातों से कभी कोई हर्ट नहीं होता है। और मैंने ऐसा देखा है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं और जब पीछे मुड़ करके देखते हैं तो उनके सामने कोई नहीं खड़ा होता, सिर्फ उनके बोलने मात्र से वही शब्द हम बोलते हैं, वही शब्द वो लीडर से बोलते हैं। ऐसा क्या बोलते हैं? तो मैं जरा समझना है, मेरा ये समझना है कि आप जब भी बात करें, जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ में काम करें, तो आप अपनी शर्त ना थोपें। हम कभी अपनी शर्त किसी पे नहीं थोपते, हम उसके हिसाब से काम करते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उसे अपने हिसाब से करवा लेते हैं। ये हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अब जी मैं लीडर बन गया, मेरी 100 आदमी की टीम होगी, 500 आदमी की टीम होगी, 2000 लोगों की टीम होगी। अब मैं गुर्रा के लोगों से बात करूंगा, गुस्से में बात करूंगा, उनकी बात नहीं सुनूंगा, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। मैंने कई लीडरों को ये कहते सुना हुआ है कि डाउनलाइन, माफ करिएगा, डाउनलाइन मैं बोल रहा हूं, हमारी जो टीम होती है, हमारी जो टीम होती है कि टीम अपनी आप टीम से या डाउनलाइन से नहीं सीख सकते, आप अपलाइन को नहीं सिखा सकते। ये शब्द उनके जीवन के सबसे खतरनाक शब्द हैं और शायद इन्हीं शब्दों की वजह से उनके पीछे कोई नहीं खड़ा होता। आप अपनी टीम के आखिरी बंदे से भी सीख सकते हैं, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि नहीं हम सीनियर ही हमको सिखा सकता है और हमारा टीम का मेंबर हमें नहीं सिखा सकता है। ये हमारी धारणा बहुत गलत होती है। बिल्कुल आपकी सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए और आपके बात करने का तरीका बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। किसी भी स्थिति में अपने टीम के मेंबर को इरिटेट नहीं होना चाहिए, उसी की शर्तों पे काम कराए। नहीं सर मैं अब नया बंदा आया है, उसे नहीं मालूम है कि सीनियर क्या होता है, उसे नहीं मालूम है कि टीम क्या होती है, वो अपने हिसाब से काम करना चाहता है, पहले उससे आप उसके हिसाब से काम करवाइए, धीरे धीरे करके आप उसे अपने हिसाब से ढाल लीजिए। क्योंकि ज्यादा दिन जब आपके साथ रहेगा,
आप जिस हिसाब से काम करेंगे आपकी इनकम आएगी तो आपके हिसाब से वो आपके पास से टर्न हो जाएगा। तो ये हमको विशेष ध्यान रखना है। मैंने कई लोगों को कहते सुना है आप ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद में 2 लोग आप ज्वाइन कराइए। वो 2 लोग आप नहीं ज्वाइन करा रहे हैं, वो 2 लोग आपके नौकर हैं। मैंने सुना है सेमिनार्स के अंदर लोगों को स्टेज से बोलते हुए, वो आपके नौकर नहीं है, वो आपके दाता है। आपकी टीम काम नहीं करेगी तो आपको इनकम नहीं आएगी। ये बात जब आप उसके सामने कहते हैं कि तब सामने बैठा जो व्यक्ति जो आपके साथ जिसने ज्वाइन किया बोला मैं इसका नौकर हो गया, उसका मतलब वो आपके साथ काम करना भी चाहेगा तो नहीं करेगा। तो इन शब्दों का हमने कभी इस्तेमाल नहीं करना है। वो आपका दोस्त है, वो आपका दाता है, आपका सपोर्टिव टीम है। जब आप उसके साथ काम करेंगे, वो आपके साथ काम करेगा तो आपकी इनकम जरूर आएगी। तो हमें जब भी हम बात करते हैं तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, एटीट्यूड हमारा हमेशा एग्रेसिव होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आपने राहुल द्रविड़ का नाम सुना होगा। राहुल द्रविड़ हमारे क्रिकेट के वॉल कहे जाते थे। वॉल मतलब अगर वो पिच पे आ जाए तो कभी भी आउट नहीं हो सकता। लेकिन वो सिर्फ टेस्ट मैच के वॉल थे, वनडे के वॉल नहीं थे, वनडे की दीवार नहीं थे वो। उनके कोच ने उनको बोला कि राहुल जी आपको एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा अपना, मतलब कि रोक के नहीं खेलना है, अब अपने आप स्ट्राइक करना है, अपने ग्राउंड के बाहर अपनी बॉल को पहुंचाना है। और आपको मैं बता दूं राहुल द्रविड़ ने, माफ करिएगा, राहुल द्रविड़ ने अपना एटीट्यूड चेंज किया, ऑफेंसिव डिफेंसिव से ऑफेंसिव हुए। और आपको याद होगा कि 99 के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई रन बनाने वाला व्यक्ति था तो वो राहुल द्रविड़ थे, जिन्होंने 461 भारत की टीम से, एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 461 अपनी टीम से बनाए थे वर्ल्ड कप के अंदर। जो व्यक्ति हमेशा टेस्ट मैच खेलता रहा, वर्ल्ड कप के अंदर ही उनको पहली बार मुझे लगता है वनडे में उन्हें थोड़ा बहुत खिलाया, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर उनको ओपनिंग करवाई और राहुल द्रविड़ ने सबसे ज्यादा रन बनाए। क्या हुआ कि उन्होंने अपने एटीट्यूड में परिवर्तन किया। गेम तो पहले से ही खेल रहे थे, हम लोग नेटवर्किंग तो पहले से ही कर रहे हैं। यदि हमारे नेटवर्किंग करने से हमारे स्कोर नहीं बन रहा, हमारा चेक नहीं बन रहा, हमारी टीम नहीं बन रही, हमसे कन्विंस नहीं होता है व्यक्ति, तो हमको एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। हमको वो तरीका सीखना पड़ेगा, उस व्यक्ति के साथ में हमको बात करनी पड़ेगी जो लाखों के चेक उठा रहे हैं, और उनके क्या एटीट्यूड है, वो किस एटीट्यूड में बात करते हैं, वो किस एटीट्यूड में लोगों को समझाते हैं, उनका क्या पहनना है, उनका क्या ओढ़ना है, वो कैसे चलते हैं, किन गाड़ियों पे चलते हैं, कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके का ड्रेसअप करते हैं, या जो अपनी टीम से मिलते हैं तो क्या उनका इंप्रेशन होता है। कहीं ऐसा तो नहीं बॉस की तरह होता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक बॉस होता है, एक लीडर होता है, एक लीजेंड होता है। बॉस अपना हुक्म चलाता है, लीडर अपने पीछे टीम चलाता है, और लीजेंड को लोग फॉलो करते हैं। एटीट्यूड इतना बढ़िया होना चाहिए आपका कि आपको देख करके लोग काम करने के लिए तैयार हो जाए। आप जब उनसे पहली बार बात करें, उनको जब अपने पहली बार प्लान दिखाएं, तो आपकी बातों से उस व्यक्ति को लगना चाहिए। आज मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, उन्होंने बोला यार कि फलाने व्यक्ति के साथ मैं ज्वाइन तो कर गया, लेकिन सर काम मन नहीं करता काम करने का, उनका बोलने का तरीका ठीक नहीं है। लीडर बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके बोलने का तरीका ठीक नहीं है, वो उनका एटीट्यूड खराब है। तो हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने बातों से, अपने एक्शन से, अपने कार्यों से कोई हर्ट ना हो, तभी आपकी टीम आपके साथ जुड़ सकती है और आप आगे चल सकते हैं। अब मैं लास्ट करता हूं, इथिक्स की बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है इथिक्स। मैंने बहुत से लीडरों को सुना है इथिक्स के बारे में बात करते हुए, लेकिन उस पर 1% नहीं चलती। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब तक आप इथिक्स से काम नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। पैसा आपने कमा लिया होगा, लेकिन आपको कंधे पर उठा करके स्टेज पर ले जाने वाला एक व्यक्ति आपके साथ नहीं खड़ा होगा। आपने पैसा नहीं कमाया है, यदि आपको कंधे पर उठा करके स्टेज तक ले जाने वाली भीड़ आपके साथ में खड़ी है, तो समझ लीजिए कि आप कामयाब हुए। क्योंकि पैसे के साथ साथ में आपको ये शोहरत भी मिलती है, तभी जाकर के आप कामयाब होते हैं। सिर्फ पैसा ही आपको कामयाब नहीं होना था। कामयाब को बता रहे हैं कि आपका सामाजिक स्तर भी अच्छा होना चाहिए, आर्थिक स्तर भी अच्छा आपका होना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर भी आपका अच्छा होना चाहिए, फिजिकल स्तर भी आपका अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के आप कामयाब होते हैं। सिर्फ आपने पैसा कमा लिया और भीड़ नहीं जुटा पाए आप,
लोगों ने आपकी प्रशंसा नहीं की, आपको स्टेज तक ले जाने के लिए लोगों के कंधे आगे नहीं आए हैं, तो आपने कितना भी पैसा कमाया वो सब आपका बेकार। इसका मतलब ये होता है कि आपने काम तो किया लेकिन एथिक्स पे काम नहीं किया, सिद्धांत पे काम नहीं किया। और डायरेक्ट सेलिंग हमेशा सिद्धांत पे काम करती है। कैसा एथिक्स होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कैसा एथिक्स होना चाहिए। परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन आपको सिद्धांत आपके बिल्कुल नहीं हटने चाहिए। सिद्धांत जो बना हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का, तो वो एज इट इज होना चाहिए। मर जाए लेकिन आपकी जुबान नहीं कटनी चाहिए। आपने जो बोल दिया या जो है उसके नियम, उससे आपको लेफ्ट और राइट नहीं होने चाहिए, नहीं तो लोग डायरेक्ट सेलिंग में बर्बाद ज्यादा होते हैं और कामयाब कम। कैसा एथिक्स होना चाहिए मैं आपको बताता हूं एक कहानी के जरिए से, समय भी हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। जो लोग मानते हैं उस तो मान लें, जो लोग नहीं मानते उस बात को उसे एक कथा के रूप में सुन लें। मैं आपको बताता हूं, जब लंका के ऊपर राम ने हमला करने की सोची सीता को वापस लाने के लिए, आपको इथिक्स में बताता हूं इथिक्स कैसा होना चाहिए, क्या सिद्धांत होते हैं व्यक्ति के, क्या परिस्थितियां उसके सामने, क्या परिस्थितियां बदल गई सिद्धांतों के आगे, कहीं उसने परिस्थितियों के आगे सिद्धांत तो नहीं बदल दिया। सिद्धांत कभी नहीं बदले जाते हैं, चाहे परिस्थितियां पहाड़ जैसी आपके सामने खड़ी। जब उन्होंने हमला करने का सोचा कि किसी भी तरीके से समझा बुझा के जब बात नहीं बनी और सीता जी को हमने वापस लाना ही है, तो अब हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। उनकी पंचायत ने उन्हें बताया, उनके जो सेनापति थे उन्होंने बताया कि राम जी अब हमें करना ही पड़ेगा हमला। राम ने कहा ठीक है हमला करेंगे, उससे पहले हमें हवन करना पड़ेगा। ये हमारे संस्कारों में है या हमारे इतिहास में है कि जब भी हम कोई भी काम करने जाते थे उससे पहले हवन पूजन किया जाता था, जीत के लिए या किसी भी काम के लिए। आज समय अलग है कि आज अब कोई काम अच्छा करना चाहते हैं तो कैडबरी खाते हैं कि मुंह मीठा कर लो, लेकिन पहले हवन किया जाता था। अब उस समय की व्यवस्था थी कि हवन करने के लिए किसी आचार्य की ही जरूरत है, हर एक आदमी हवन नहीं कर सकता था, उस समय की व्यवस्था थी। अब उस आचार्य वहां कहाँ है, रामेश्वरम में आचार्य कहां से मिलेगा, वहां पे लंका ही नजदीक थी। जामवंत ने बोला कि सर यहाँ पर कोई भी आचार हमको नहीं मिलेगा, यहाँ पर यदि कोई विद्वान आचार है तो वो रावण है, क्योंकि पंडित भी होना चाहिए और पंडित के साथ साथ में आचार भी होना चाहिए, तभी जाकर वो हमारा हवन करेगा, तभी जाकर वो हवन हमारा सफल होगा। राम ने कहा कि जाइए रावण के पास जाइए और उन्हें बताइए जाकर के हमको हवन कर रहा है और आप भी एक ज्ञानी आचार्य हैं, आपको हमारा हवन करना पड़ेगा। जामवंत जी गए, उन्होंने जाकर के रावण के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि श्री राम रामेश्वरम पर आए हुए हैं, उनको लंका के अंदर उनकी पत्नी का अपहरण किया हुआ, उनको ले जाने के लिए उन्होंने लंका पर हमला करना है, उससे पहले उनको हवन करना है। हवन करने के लिए उनको आचार्य की जरूरत है और इस इलाके में एक विद्वान और आचार्य आप हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आचार्य के नाते आपको वो हवन करना चाहिए और कोई हवन को कर नहीं सकता। अब यहाँ पे देखिएगा इथिक्स और सिद्धांत क्या होते हैं। जिस व्यक्ति को पता है कि उसी के खिलाफ हवन हो रहा है और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं रावण होने के नाते नहीं, मैं एक आचार्य होने के नाते हवन करने जरूर चलूंगा, और वो आए जामवंत के साथ में, उन्होंने वहां हवन किया। हवन करने के साथ में उन्होंने जब हवन समाप्त हुआ, आप देखिएगा सिद्धांत देखिएगा, एथिक्स देखिएगा। हवन जब समाप्त हुआ, राम ने रावण के पैर छुए और रावण ने उनको विजयी होने का वरदान दिया, विजयी होने का आशीर्वाद दिया। इसको कहते हैं एथिक्स। उस व्यक्ति को पता था कि इसकी जीत मेरी हार पे है, लेकिन बात जीत और हार की नहीं थी, वहां पर बात आचार की, सिद्धांत की थी। हम ऐसे सिद्धांत पर काम करेंगे। और राम भी चाहते तो रावण को वहीं बिठा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप एज ए आचार्य आए हुए हैं और आपको लंका तक हम सुरक्षित भेजेंगे। इतनी गंभीर परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने आचार्य के सिद्धांत को मेंटेन किया। यदि ऐसी स्थिति आपके सामने आती है फिर भी आप अपने सिद्धांत को मेंटेन करते हैं, तो मैं कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आपको कोई भी आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। सिद्धांतिक काम करिए आप तो हमेशा। और जिन्होंने इस दुनिया में, आप चलिए छोड़ दीजिए पुरानी बात को, छोड़ दीजिए पुरानी बात को,
बहुत पुरानी बात हो गई है। हो सकता है ये कहानी हो, क्योंकि पुरानी बातें हमेशा कहानियों में होती हैं। हो सकता है कुछ मलाई लगाकर मैंने बता दी हो, लेकिन सिद्धांत के खिलाफ गए हैं इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े आदमी, जो 1000 लोगों का सहारा था, सुब्रत राय सहारा, आज वो बेसहारा है, क्योंकि उसने सिद्धांत पर काम नहीं किया। सब कुछ था उसके पास, सब कुछ था। आपके पास भी एक दिन सब कुछ होगा, यदि आप सिद्धांत पे काम नहीं कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सब कुछ था सहारा के पास में, 4 साल तक जेल रहे। आज सहारा जमीन में मिली हुई है, और सहारा सुब्रत राय खुद बेसहारा है। सिद्धांत पर उन्होंने काम नहीं। कभी भी अपने काम पर सिद्धांत से समझौता मत करिए। आपको पता है विजय माल्या जी, सब कुछ था, हवाई जहाज थे उनके, किंग ऑफ स्काई जिनको कहा जाता था, आज वो मुंह छुपाए घूम रहे हैं। उन्होंने सिद्धांत पर काम नहीं। तो याद रखिएगा इन सारी चीजों को। डायरेक्ट सेलिंग में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। 10 बज चुके हैं और मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो बताया उसमें आप काफी हद तक संतुष्ट रहे होंगे। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज का प्रोग्राम लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होने वाला है, लाइफ चेंजिंग। और वास्तव में ही वो आज जो हमारे नए साथी आए हैं, नए साथी, सर ने उनकी ज्वाइनिंग तो आज बिल्कुल ही लगाई दी है। वे कल अपना पैसा दे करके ज्वाइन लगा सकते। दोस्तों मैं तो बहुत सच इम्प्रेस हुआ। सर ने प्रोडक्ट को कहीं पास सेल नहीं किया, सर ने प्रोडक्ट को कहीं पास सेल नहीं किया, जहां पास सेल किया बिजनेस प्लान को सेल किया। दोस्तों बिजनेस प्लान को कोई भी दुकान वाला किसी भी मोबाइल के चार्जर को पहले सेल नहीं करता है, वो पहले मोबाइल सेल करता है, और मोबाइल सेल हुआ इसके बाद ही लोग चार्जर को खरीदते हैं। हमें इस बात को समझना है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सर, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे इस यूट्यूब मंच पर आए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बता दूं कि अक्सर बुरे वक्त में लोग हाउ आर यू से हु आर यू पर आ जाते हैं। इसी कड़ी में मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा और एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा। कल हमारे बीच ठीक 11 बजे एक ऐसे डायनेमिक लीडर आ रहे हैं, रामहरि यदुवंशी सर, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ वाली बात है कि अपने ही यूट्यूब चैनल पे, जिस मंच पे आप देख रहे हैं, इसी मंच पे कल हमारे बीच ठीक सुबह 11 बजे रामहरि यदुवंशी सर आ रहे हैं। मैं आप सभी से तहे दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस मीटिंग को इतना प्रमोट करिए कि ये हर व्यक्ति तक जाकर पहुंचे। और हमारे बीच रामहरि यदुवंशी सर जिस जुनून से आए हैं, जिस ताकत से आए हैं, वह ताकत हर व्यक्ति के कोने कोने में जाकर पहुंचे, वह व्यक्ति अपने परेशानी को, समस्या को समझे। दोस्तों तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि मीटिंग का प्रमोट कैसे करना है सर ने बता दिया है। सोशल मीडिया के जरिए करिए दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए आपका जितने लोग कांटेक्ट है आप उन्हें तो करते ही हैं, लेकिन अनजान व्यक्ति को आप कैसे करें? आपका कांटेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया का उपयोग करता है। सोशल मीडिया के जरिए आप इस मीटिंग को प्रमोट कर सकते दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहीं पास आज मैं अपने इस मीटिंग को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत